पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और दुनिया भर के नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन कराम, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव वे में रहकर आपको एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दें। और आज जो खूबसूरत सुबह है, इसमें हमें अहद करना चाहिए कि हम तमाम फ़िरक़ों से बालातर होकर, तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत पर हमें जो है वो एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इसी मस्बत सोच से आज का प्रोग्राम भी जो है आपके सामने हम लेकर आए। एक मालूमाती प्रोग्राम है। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान गिरामी हैं, उनका ताल्लुक़ भी सेहत से है, दिमागी सुकून से है, ग़िज़ाइयत से है और शायरी से है, अदब से है। और यकीनन जब हम शो का आगाज़ करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथ रहिए। और अगर आप लाइव शो में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। 021-343-1433 हमारा ये नंबर है। और आप हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें तो बिला झिझक मैं चाहूँगा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस शो में शामिल हो सकते हैं। तो आइए बिला तातुल चलते हैं, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मेरे राइट पर मौजूद है किश्वर उरूज, जो कि अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और एक शायरा भी हैं, ब्यूटिशन भी हैं और एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तो किश्वर उरूज, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपकी भी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बात का कि आपने इतने खूबसूरत शो में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। देन हमारी आज की दूसरी जो गेस्ट हैं वो भी जो है PhD साइंटिस्ट एंड देन न्यूट्रिशन भी हैं और गाय बगाए हमारे शो में मौजूद रहती हैं, क्योंकि हम हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि सबसे जो कीमती चीज़ है वो आपकी सेहत है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत का जो है वो ख्याल रखा जाए। डॉक्टर मारिया यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। एंड देन आज के हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और गाय बगाए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और सुफ़ा यूनिवर्सिटी में भी जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनामुर रहमान साहब, आपको भी खुश आमदीद हमारे शो में। थैंक यू सर फॉर इनविटेशन। थैंक यू। तो नाज़रीन कराम, शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं किश्वर उरूज की तरफ और पूछते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया। और नॉर्मली एक मिथ है लोगों की कि जब कोई शायर बनता है जिसका अदब से गहरा ताल्लुक़ होता है तो इश्क में नाकामी की वजह से होता है, या मतलब कोई वजूहात आप मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि शायर बनता नहीं है, शायर या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल सही है। और शायरी जो है ये खुदा की देन है, ये आपको इल्हामी होती है। मैं स्कूल लाइफ से नज़में और ये सॉन्ग्स वगैरह लिखती थी, मिली नग़मे वगैरह। तो पता नहीं था, इतना अंदाज़ा नहीं था। टीचर्स भी कहते थे कि बहुत अच्छे, मतलब कि मैं इतनी मिली नग़मे अच्छे लिख लेती थी कि वो भी हैरान होते थे कि आप इतने अच्छे कैसे लिख लेती हैं। ज़ाहिर है 8 क्लास की बच्ची इतना अच्छा लिख लेगी तो वो भी हैरान ही होंगे। तो बहरहाल उस वक्त चलता रहा ये मामला। फिर ग्रेजुएशन किया, शादी हो गई तो अपनी मसरूफियात हो गई। बीच में मैं ब्यूटिशन का भी अपना कोर्स कर रही थी। उसके बाद अपने बिज़नेस में लग गए। तो माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 22 ईयर्स हो गए आपको काम करते हुए। और आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती हैं? ये मैं तकरीबन 2020 में मैं अदब की तरफ आई, जब कोरोना आया और ज़रा फुर्सत हुई और सारी चीज़ें बंद हो गई। तो मैं जब फेसबुक पे चीज़ें अपलोड करती थी तो मेरे पास कुछ शौरा हजरात आए, कहने लगे कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप आएँ। मैंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बिज़नेस करती हूँ। कह रहे नहीं, आप थोड़ा बहुत टाइम निकालें, जब इतना टैलेंट है आपके अंदर तो आप ज़रूर आएँ। तो इस तरीके से मैं आई। जब मैं अदब में मैंने एंट्री ली तो उसके बाद मैंने थोड़े अरसे बाद तंजीम बना ली, उसके तहत मैं प्रोग्राम्स करवाती हूँ। और अब तो मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2021 से पूरे पंजाब में प्रोग्राम्स करवाती हूँ। बज़्म वहीबान अदब इंटरनेशनल मेरी तंजीम का नाम है। माशाल्लाह आप एक खातून होकर आप ब्यूटिशन भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती है, माशाल्लाह अदब से गहरा ताल्लुक़ है।
शायरा भी हैं। मैंने आपकी कुछ गज़लें जो है वो सुनी है आपको, तो बाद में आपसे गज़ल भी सुनेंगे। जी, चलते हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ की तरफ। डॉक्टर मारिया यूसुफ, आजकल हम देखें कि हमें हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, उसके बावजूद क्या वजह है कि हम लोग अपनी सेहत पे फोकस नहीं करते हैं? इसकी वजूहत क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास हेल्थ से रिलेटेड टिप्स भी पहुंचती हैं, लेकिन एक चीज़ होता है कि आपका एक अंदर का क्रेविंग होती है। जब आप इतनी इंटेंस मार्केटिंग देखते हैं ना उन फूड्स की, जो सारे के सारे जंक फूड्स हैं, मैं ब्रांड्स के नाम यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन आपको पता है कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में ब्रांड्स की चेन काम कर रही हैं जंक फूड को प्रमोट करने के लिए, और यही जंक फूड जो है ये आपकी सेहत की तबाही का बायस बनता है। एक तो ये ना कि रेडी टू ईट होता है और रेडी टू ऑर्डर होता है, तो उसकी एक वजह ये भी होती है ना कि देखिए, रेडी टू ईट और रेडी टू ऑर्डर आपके पास जो है वो हेल्दी फूड भी आपको अवेलेबल होता है, लेकिन आप सेलेक्ट जंक फूड ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, इसकी क्रेविंग होती है, उसमें उन्होंने ऐसे जो है फ्लेवर्स ऐड किए हुए होते हैं, एडिटिव्स ऐड किए हुए होते हैं, प्लस उसमें कुछ एडिक्शन के हवाले से भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स ऐड किए हुए होते हैं कि जब आप एक दफ़ा वो खा लेते हैं तो उसके बाद आपके ब्लड में उसकी क्रेविंग होती है, क्योंकि जितने भी ऐसे कंपाउंड जो कि एडिक्शन देते हैं वो फिर एक दफ़ा आपकी बॉडी में चले जाएं तो फिर वो उसकी क्रेविंग होती है, वो आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करती है। तो ऐसे ब्रांड्स में ये एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, और ये पेस्ट्रीज़ हैं, पेटीज़ हैं, बर्गर्स हैं, ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, इनकी मार्केटिंग इस तरीके से वो करते हैं कि आपको पता नहीं कोई आपके लिए कितना असेंशियल है, कितना बेनिफिशियल है, कितना हेल्दी है, जबकि वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। वो हाई कार्ब डाइट होता है, और आपको पता है कि शुगरेटेड चीज़ें, हाई कार्ब डाइट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चलते हैं इनामुर रहमान साहब की तरफ। इनामुर रहमान साहब, आजकल हम देखें कि लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हमारा रवैया है सोसाइटी का, या कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गुर्बत है, या घरेलू जो माहौल है? क्या वजूहत क्या है इसकी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा। आई थिंक कोई एक वजह नहीं है, एक सिंगल रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। ओके, उसमें सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान की, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, वॉर चल रही है, फिर टेररिज्म, ठीक है, उसके जो हमारे इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आता है, फिर इकोनॉमी का बर्डन जाता है महंगाई की सूरत में आवाम पे, तो आवाम थोड़ी स्ट्रेस में चली जाती है, एंग्जाइटीज़, क्योंकि वो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी अफोर्डेबिलिटी से बियॉन्ड लिमिट चली जाती है। आप जैसे लगा लें कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो गाड़ियों पे आते थे, तो अब वो कंबाइनली किसी एक गाड़ी पे आते हैं, चार मिलके, तो ये इस तरह इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, ये तो होगी हमारी जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरा पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी रेट बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है, सही है। उसके अलावा लाइफस्टाइल भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। बहुत सारे क्लिनिक पे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें घर का माहौल, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता। इवन के यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग सेंटर है हमारा, DH सुफा यूनिवर्सिटी में, वहाँ बहुत से इंटरनली जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो डिफरेंट इश्यूज़ लेके आते हैं, तो वो उनमें मेनली जो ज़्यादा इशू आते हैं वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के होते हैं। तो उसमें पेरेंटिंग कैसे हो रही है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं मेंटल हेल्थ, क्योंकि घरेलू मामला भी जो है ना वो बड़ा मैटर करती हैं ज़्यादा। तो आई थिंक ये एक मेन रीज़न ज़्यादा घर से शुरू होता है। हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट जो रीज़न, बड़ी वजूहात में से एक फैमिली एनवायरनमेंट है, और दूसरा सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे सारी लाइफ चली गई है। हम रियल लाइफ में इंटरेक्ट कम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स, फॉलोअर्स और वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो वो आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, रियलिटी में नहीं जी रहे। तो इमेजिनेशन में देखें सोशल मीडिया पे, फिर वो कंपैरिजन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं कि मुझे इससे आगे निकलना है। एक चीज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट होती है कि जैसे ब्रांड ने कोई चीज़ लॉन्च की, वो ऑफ़र आया, तो उसमें इम्पल्सिविटी होना शुरू हो जाती है कि नहीं यार, अभी ख़रीदे नहीं तो ऑफ़र निकल जाएगी, बड़ी अच्छी ऑफ़र है ये। तो और वो क्या करती है, वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। स्ट्रेस क्या है, आपको इम्पल्सिव एक्शन की तरफ लेके आती है। बाद में हम सोचते हैं कि मैंने तो पैसे ज़ाया कर दिए,
ये तो मुझे बात होता है। नॉर्मली यही है कि हम दूसरों की लाइफस्टाइल को चेक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और कंपैरिजन करते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। सोशल कंपैरिजन इसको हम कहते हैं। तो बेसिकली सोशल कंपैरिजन हेल्दी वे में होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी जो हैबिट्स हैं वो बेहतर करें, तो ये अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव करें, तो वो तो हेल्दी हो सकता है। लेकिन अनहेल्दी कंपैरिजन जो है ना, कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, स्पेशली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें फिर जो जहनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी तरफ फिर लीड करना शुरू कर ली, क्योंकि वो हमारी रियलिटी से मैच नहीं कर रहे होते। रियलिटी हमारी और होती है। फॉर एग्जांपल छोटी सी एक मिसाल दूंगा। मेरी रियलिटी है कि मैं एक नॉर्मल कार अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने ये मेरी इमेजिनेशन वर्ल्ड में ये कि मुझे कोई गाड़ी जो महंगी वाली गाड़ी है, कोई भी प्राडो वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए फिर क्या करूँगा, अनफेयर मीन्स ढूंढने की कोशिश करूँगा, कोई शॉर्टकट। जब तक मुझे वो मिलेगी नहीं तो वो फिर स्ट्रेस रहेगा। तो हालांकि विद इन ए बाउंड्री अगर रह के हम अपनी चीज़ों को मैनेज करें तो देन दैट विल बी मैनेज करनी चाहिए। तो आपकी काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी जो है कंट्रोल हो सकती है। जी नाम साहब, आपने बड़ी डिटेल में अच्छी तरीके से हमें बताया कि हमें सोशल मीडिया पे लोगों को देखकर हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो हम अपनी जो बाउंड्री होती है उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है, वहीं से आपका स्ट्रेस शुरू होता है, एंजाइटी शुरू होती है। तो कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको चीज़ें दी हैं, उसको हम कहते हैं ना कि जो है वो गनीमत और जो नहीं है वो भी हिकमत है कहीं ना कहीं। तो इस पर अगर हम अमल कर लें तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। चलते हैं किशोर उरूज साहबा की तरफ। तो आप एज ए खातून इतनी चीज़ें मैनेज कैसे करती हैं कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और अभी मैं आपका देख रहा था कि आप अभी कोई एक ख़वातीन पर जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं। तो ब्यूटिशन और साथ साथ अदब से गहरा ताल्लुक, फिर गज़ल गाएगी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा। एक्चुअली जो शायरी है वो तो ज़ाहिर मेरा शौक़ है, और जो शौक़ होता है वो तो आपको पता है सर चढ़ के बोलता है, उससे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ब्यूटिशन की फील्ड जो है मेरा प्रोफेशन है, ज़ाहिर है वो भी मेरी नीड है। और बाकी एक्टिविटीज़ ये हैं कि देखिए, एक्टिविटीज़ आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। पहले मर्द हजरात बाहर जाते थे, उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, औरतें चले अपने जैसे भी दिन गुजार लेती थी। जी बिल्कुल ऐसा लेकिन अब सोशल स्टाइल जो भी है सब चेंज हो गया है। आप जितनी एक्टिविटीज़ में रहेंगे इतने आप जवान भी रहेंगे, बीमारियों से भी दूर रहेंगे, और आप एक्टिव भी रहेंगे और आप बहुत सारे जैसे बीमारियों से, तो आप जहनी अमराज से दूर रहेंगे सबसे ज़्यादा। और मैं इसलिए ये काम करती हूँ। एक तो मुझे शौक़ बहुत है इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का, और दूसरा ये है कि मैंने अभी ख़वातीन पे एक प्रोग्राम शुरू किया है उरूज निस्वा के नाम से। वैसे तो वो प्रोग्राम ख़वातीन के ऊपर ही हो रहा था, अब इसके 4 प्रोग्राम हो गए, लेकिन अभी मैंने इसकी एक ग्रैंड इवेंट रखा है 14 अगस्त के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला 16 अगस्त को इसका ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है, जिसमें पूरे हमारे शहर से अदबी हलकों से भी गेस्ट आएंगे और समाजी हलकों से भी। जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपका इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के लिए मैं कहूँगा कि किशोर उरूज को आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो अक्सर हमारी ख़वातीन कहती है ना कि हमारे घरेलू काम इतने ज़्यादा होते हैं तो हम बाकी काम नहीं कर सकते। तो आई थिंक अगर हम उरूज की मसरूफियात को देखें कि मतलब अदब से इतना गहरा ताल्लुक, पढ़ना होता है, रेगुलर सारी चीज़ें करनी होती हैं, फिर इवेंट के लिए आपको बाहर जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, फिर ब्यूटिशन भी हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं ना तो फिर आएँ बाएँ ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, और फिर आपने एक फ़ैसला करना होता है। और जब आप फैसला करते हैं, कोई ख्वाब देखते हैं, उसके लिए फिर आपको जो है उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना बड़ा आप ख्वाब देख रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़ने की जुस्तजू हो और कुछ करने की जुस्तजू हो। जब ये आप फैसला कर लेते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। चलते हैं डॉक्टर मारिया की तरफ। डॉक्टर मारिया, वो कौन सी ख़ास ऐसी ग़िज़ाएँ मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए जिनकी वजह से जो है हम हेल्दी रहें, फिट रहें। तो ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि हाइजीनिक हो,
और घरेलू फूड जो है वो ज़्यादा मतलब बेहतर होता है, बजाय कि आप बाहर के फूड को तरजीह दें। तो कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, क्योंकि वहाँ कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, इंग्रेडिएंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर गोश्त भी खा रहे हैं तो वो कहाँ से आया, कैसा है, सही है भी कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देसी जो हमारा एक ट्रीवल सिस्टम था और ट्रेडिशनल सिस्टम था कि जिसमें आपके पास प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते थे और आप उसको बनाएं, इससे कुकिंग करें, जैसे कि देसी घी है और मक्खन है, तो उसमें आप कुकिंग करें, बहुत हेल्दी होता है, उसके फैट्स हेल्दी होते हैं। और हमें जो है हेल्थ के हवाले से जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, गुड फैट्स लेने चाहिए, और कोशिश करें कि सिंपल शुगर को और सिंपल जो वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर है उस पर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, बिग क्रॉस लगाएं, पिंक सॉल्ट यूज़ करें वाइट सॉल्ट की जगह, और शुगर की जगह, सिंपल शुगर की जगह अगर आपको बहुत क्रेविंग है तो आप गुड़ ले सकते हैं और या फिर हनी ले सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुके हैं और मेटाबॉलिक डिजीजेस के हाई अलर्ट जोन में या किसी भी मेटाबॉलिक डिजीज का शिकार हैं, तो वो गुड़ भी नहीं खाएं, वो सिंपल शुगर भी नहीं खाएं, वो हनी भी नहीं खाएं। वो जो है फिर उनको अगर क्रेविंग होती है मीठा खाने की तो वो स्टीविया में अपना खाना ले सकते हैं, बना सकते हैं कुछ। और बाकी ये है कि प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रोटीन आपका मीट की सोर्स में भी होता है, चिकन में है, फिश में है, एग में है, रेड मीट में है, वाइट मीट में है, सब में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को आप लें और हेल्दी फूड अपना घर पे कोशिश करें कि प्रिपेयर करें। हलीम बहुत आजकल ट्रेंड में है, तो हलीम इज़ वेरी हेल्दी फूड। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि उसमें सारे लेंटिन, सारे अजनास और गोश्त डला हुआ होता है अच्छी क्वांटिटी में, गरम मसाले वगैरह और मसाले स्पाइसेस भी होते हैं। तो घर में बनाया हुआ हलीम बहुत हेल्दी होता है। सैलेड का इस्तेमाल करें, सैलेड्स बहुत हेल्दी होते हैं, ये आपको हाइड्रेट भी करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं और आपको जो है एसेंशियल विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके स्किन को भी ग्लो करती है और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं और आपको डिफरेंट विटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो सैलेड बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो है दही बड़े वगैरह जो है ये बहुत हेल्दी है। लेंटिल्स के साथ आप सूप बना सकते हैं और इसके अलावा जो रेड बीन्स होते हैं, वाइट बीन्स होते हैं, चिकपीस होते हैं, इसका आप सैलेड बना सकते हैं, इसके आप चाट बना सकते हैं। योगर्ट का इस्तेमाल रेगुलर करें। योगर्ट ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ गुड प्रोबायोटिक होता है, आपके स्टमक की हेल्थ के लिए, गट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। गुड सोर्स का फैट इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये कि ऑलिव ऑयल तो बेस्ट ऑयल है ऑन दिस फेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं और साथ में कोई ना कोई फ्रूट्स आप अपनी लाइफ में एक फ्रूट ऐड रखें, लेकिन जो डायबिटिक हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स ना लें। सीड्स का इस्तेमाल रखें, नट्स का इस्तेमाल रखें। तो ये सारी हेल्दी चीज़ें, ये अगर आप लेंगे तो आपको शुगर की, शुगरेटेड चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि शुगर और शुगरेटेड चीज़ें या हाई कार्ब डाइट का मसला ये है कि आप वो खाते जाते हैं, आपकी क्रेविंग बढ़ती जाती है, फुलर इफेक्ट नहीं आता, सैटिस्फैक्शन नहीं आती। तो आप अगर हेल्दी चीज़ें खाएंगे यानी हाई प्रोटीन और हाई फैट चीज़ें, तो वो आपको हेल्दी रखेगा और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, आपका फुलर इफेक्ट भी आएगा। और आपका जो 2 मैट का फॉर्मूला है यानी 2 मील इन अ डे, एक ब्रेकफास्ट करें, दोपहर का मील आप स्किप करें और एक इवनिंग में आप लें, तो 12 आवर की आपकी फास्टिंग भी हो जाती है और आपके स्टमक में जो है वो फुलर इफेक्ट भी रहता है, आपको एनर्जी भी मिलती रहती है, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होती, आपका डे अच्छा गुजरता है। जी, बड़ा डिटेल से आपने बताया, थैंक यू। चलते हैं इनाम साहब की तरफ। इनाम साहब, जिन लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, देखा जाता है कि उनको नींद नहीं आती, तो उसका फिर मेंटल हेल्थ पे कुछ ज़्यादा असर होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्योंकि अक्सर लोग जिनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। हाँ। तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर नींद भी नहीं आ रही है और आपको एक एंजाइटी और कहते हैं ना इरिटेट होता बंदा ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या करना चाहिए। अच्छा, एंग्जाइटी डिप्रेशन में ज़्यादातर आपकी जो रूटीन ख़राब हो रही है। एक होता वर्ड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब है आपकी लाइफ में ऑर्डर नहीं रहता, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। डिसऑर्डर हो गया। आप रात को सोना है तो जागना और सुबह जागना है तो सो रहे हैं, ठीक है, और जो आपने टाइम पे काम करने हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। फॉर एग्जांपल जॉब पे जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, स्कूल में जाना है, तो वो
ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ख़राब हो चुका है। अब पहले तो अपनी रूटीन को ऑर्डर में लेके वो उसको लाने के लिए अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी को धक्का देते हैं। अच्छा, आपका जो है ना वो माइक सही काम नहीं कर रहा, तो हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। चलते हैं किश्वर की तरफ। किश्वर, थोड़ा सा क्योंकि आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो हमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन यकीनन हमें देख रही होंगी और वो सोच रही होंगी कब मैं आपसे ये सवाल करूं कि अपनी जो खूबसूरती को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई टिप देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? अगर आपको खूबसूरती बढ़ानी है तो प्रोडक्ट पे तरफ तवज्जो कम दें और होम रेमेडी पे तवज्जो ज़्यादा दें। हालांकि मैं ख़ुद ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मैं होम रेमेडीज़ पे बहुत तवज्जो देती हूँ। अब आपके किचन में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप सब कुछ यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आपको पता है। आप अपनी खूबसूरती को सही सलामत रख सकते हैं अगर आप अपने पर तवज्जो देंगे। तवज्जो घर और बच्चों पे होती है, शौहर पे होती है, ये काम कर लें वो काम कर लें, ऐसा नहीं होता। जब तक खुद पे तवज्जो नहीं देंगे, आप पे कोई भी तवज्जो नहीं देगा। और खास तौर पे जब आप किचन में कुकिंग कर रही होती हैं, हाँ? तो उस वक्त क्या मतलब आपको सन ब्लॉक वगैरह लगाना चाहिए? हाँ, सन ब्लॉक आप बिल्कुल यूज़ करें, आप सन ब्लॉक। और असल में मसला ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, इतना सिंपल माइंड है कि बस ये सुबह उठती हैं, बस इन्होंने फेस वॉश किया और ये किचन में चले गए और उन्होंने बस काम शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है इतना किचन में इतनी ज़्यादा हीट होती है, वो चेहरे पे फ़ौरन ही इफ़ेक्ट करती है। सन ब्लॉक के यूज़ से उनके ये रहेगा कि कम से कम उनके चेहरा डैमेज नहीं होगा, लेकिन वो नहीं कर पाती इतना ज़्यादा। तो वो जो होम रेमेडी में आप टमाटर यूज़ कर लें, आप दही का इस्तेमाल कर लें, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें, कुछ तो करें आप अपने लिए। अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते हैं तो आप पूरी दुनिया में मिलकर आपका ख्याल नहीं रख सकती। आपको अपनी केयर खुद करनी है। अच्छा, और क्या आप थोड़ा सा बताएं कि मतलब जैसे कि सीरम होता है, नाइट सीरम है, रेटिनॉल है, ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करें तो आपकी जल्द सॉफ्ट रह सकती है, बेहतर हो सकती है। और भी, और डाइट का भी तो बहुत बड़ा इसमें डाइट, बिल्कुल डाइट से देखिए, मैं खुद कीटो डाइट पर हूँ। मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाती हूँ और मुझे कोई डिहाइड्रेशन नहीं होती और मुझे कोई मसला नहीं होता, ना मुझे चक्कर आते, ना मुझे वीकनेस होती है। और क्योंकि कीटो डाइट में ज़ाहिर है बहुत हेल्दी फूड है, तो जितनी अब अवेयरनेस सबको है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप मिसाल के तौर पे राइस ले रहे हैं तो इतने ज़्यादा राइस ले लेते हैं, रोटी ले रहे हैं तो ज़्यादा ले रहे हैं, आप उसकी मतलब कि पोर्शंस बना लेना, पोर्शन बना के ले लें। पहले राइस डाल लेते हैं, पूरी प्लेट फुल कर लेते हैं, फिर सारी चीज़ें ऐड करते हैं। आप वो ना करें, पहले सारी चीज़ें आप अपनी दूसरी चीज़ों से पोर्शन बना लें, फिर राइस ऐड करें, तो आपको समझ में आएगा कि ये पोर्शन बनाने के बाद आपको डाइट कम लेनी है। तो अवेयरनेस सबको है, लेकिन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 साल हो गए मुझे, मैं कीटो डाइट पर हूँ और 24 आवर्स में मैं एक बार खाना खाती हूँ। कितना रिड्यूस आपने किया कीटो से? मैं हेल्दी थी, अच्छी खाती। अच्छा, काफी रिड्यूस किया आपने। कीटो से रिड्यूस होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कीटो से। तो और स्किन भी हेल्दी रहती है क्योंकि उसमें फूड बहुत हेल्दी है, ऑयली फूड है और फैट है, नो कार्ब। जी, और फैट से आप फैट्स, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो ये हाल है इसमें कीटो डाइट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मैं चाह रहा हूँ कि खासतौर पे ख्वातीन का बालों का बड़ा मसला होता है कि बाल हेल्दी होने चाहिए, तो उसके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बाल का जो मसला होता है ना, वो डाइट से होता है। आपकी हेल्दी डाइट नहीं होती, हेल्दी डाइट नहीं होती तो आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। तो जब तक डाइट पे आप तवज्जो नहीं देंगे, अच्छा हेल्दी डाइट क्या समझते हैं इन्होंने समझा ये है कि बस हमने रूटीन का खाना खा लिया, वो हेल्दी डाइट है। असल में वो हेल्दी डाइट नहीं होती, वो तो आपका वेट गेन कर रही है खाली, आपको पता ही नहीं आपने कितना कार्बोहाइड्रेट ले लिया और क्या कहना चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है। तो अवेयरनेस करें सारी। आजकल तो सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि आपको किसी भी चीज़ को मतलब हिडन ही नहीं है, आप सब मालूम। लेकिन सोशल मीडिया पे ये ना कि आपको जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है ना कि फेक न्यूज़ भी होती है और कुछ ऐसी रेमेडीज भी होती है, लोगों के चेहरे ख़राब हो जाते हैं, बाल ख़राब हो जाते हैं। तो हमें एथेंटिक कोई ऐसी चीज़ जो आप देखें क्या जो सामने बात कह रहा है वो मतलब ये कि डॉक्टर है, ब्यूटिशियन है, अगर क्वालिफाइड कोई बंदा है तो फिर उसकी बात को फॉलो करें, क्योंकि आपको पता है ना बड़ी फेक न्यूज़ भी चल रही होती है, तो उसकी वजह से आपकी जल्द बड़ी ख़राब हो सकती है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप पार्लर से कंसल्ट कर लें,
आप जाहिर है फिर तो किसी के पास जाना ही पड़ेगा ना। इस तरीके से अगर वीडियोस पे आप नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन जाहिर है इतने उनका नॉलेज नहीं होता, एजुकेशन भी नहीं होती, उनको समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पे हम भी यहाँ उन्हें अगर रेमेडीज़ बता देंगे तो वो कर नहीं पाएंगी, लेकिन ये है कि फिर जाहिर है पार्लर से फिर वो कांटेक्ट करें, अपने बताएं इसके बारे में। फिर मेरे पास ऐसे ऐसे चेहरे आते थे कि मैं पहले खुद भी परेशान हो जाती थी। मैं कहती थी क्या करती हैं आप? कह रहे हम तो कुछ भी नहीं करते। मैंने बोला ये ऐसे कैसे आप कुछ भी नहीं करते? कभी कभी तो इंसान अपना ख्याल रख लेता है, क्योंकि आपको अपनी फिक्र नहीं तो फिर आप भूल जाएं, आपकी कोई भी फिक्र नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे पहले आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके बाद आप किसी और का ख्याल रख सकते हैं। चलते हैं इनामुर रहमान साहब की तरफ, आपकी बात वहीं से हम शुरू करना चाहेंगे। जी, तो मैं बात कर रहा था डिसऑर्डर की। पहले तो अपनी लाइफ को ऑर्डर में लेके, तो उसके लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी है, धक्का स्टार्ट होती है लेकिन धक्का लगाना पड़ता है। चल तो खुद को जब तक धक्का नहीं लगाएंगे ना, जैसे मैडम वाली बात, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, हम सब के लिए टाइम निकाल दें, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन नहीं टाइम निकालते तो अपने लिए नहीं निकालते। 12-12 घंटे जॉब करेंगे, फिर फैमिली को टाइम देंगे, बच्चों के साथ जाना है, ये करना है, वो करना है, दोस्तों के साथ जाना है, अपने आप को टाइम नहीं देते। तो कभी कभार अपनी रूटीन में, कभी कभार नहीं, अपनी रूटीन में आप 1 घंटा 2 घंटा ऐसे जो है वो मुख्तस कर लें अपने लिए, जो सिर्फ आपका टाइम हो। उसमें चाहे आप बुक रीडिंग करें, चाहे उसमें मूवी देखें, चाहे आप जिक्र करें, जो आप करना चाहें, वो प्योरली आपका टाइम होना चाहिए। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। तो वापस उसी तरफ आता हूँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद क्यों नहीं आती, और नींद को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो लाइफ को ऑर्डर में लेके हैं, सुबह उठने से लेके रात सोने तक, ठीक है। और उसके बाद आप जब एक हेल्दी जो हैबिट्स हैं वो ऐड करेंगे लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इसके पीछे प्यूरी बायोलॉजी है। हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो कि रिएक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं हमारे लाइफस्टाइल पे, हम सोचते कैसे हैं, हम दुनिया को देखते कैसे हैं। तो दूसरा ये है कि एक तो आपने ये कर लिया, अपनी लाइफ ऑर्डर में ले, दूसरा अपने सेल्फ एनालिसिस करें, अपने देखें कि मैं लाइफ में कहाँ नेगेटिव हो रहा हूँ, कहाँ दुनिया को देखने का जो अंदाज़ है वो नेगेटिव हो रहा है। सम टाइम हम नेगेटिव भी हो रहे होते हैं कि लोग ठीक नहीं हैं, सारा लोगों पे ब्लेम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती भी होती है। तो उस गलती को आइडेंटिफाई करें, अपने मुस्बत सोचें, ताकि जो आपकी सोचों के साथ ही आपके जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, जो हमारे मूड, फीलिंग, इमोशन बनाते हैं। तो अच्छा सोचेंगे, लाइफ में अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नींद है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये नींद की इसी की वजह से नींद कम होती है, वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और इनाम साहब, मैंने देखा है कि थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था नींद पर, तो कहा जाता है कि जब आप सोने जा रहे हो तो 1 घंटा पहले आप अपनी स्क्रीनिंग जो है वो ऑफ कर दें, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, आपका टेलीविजन, व्हाटएवर जो भी आप देख रहे होते हैं, रूम जहाँ आप सोते हैं वहाँ आप उसको डार्क कर दें, और उससे पहले थोड़ा सा आप जो है वो कहते हैं ना योगा कर लें या थोड़ी सी वॉक कर लें, तो फिर आपको नींद बेहतर आ सकती है विदाउट मेडिसिन। ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, छोटे से लेकर क्योंकि हम बेड पर लेट कर भी जो है ना वो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, वो रेज होते हैं, वो हमारे ब्रेन केमिकल्स को जो है ना वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो नींद जो है ना वो फिर वो चली जाती है। अक्सर लोगों ने नोट भी किया होगा, हम सब नोट करते, नींद आ रही है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद नींद उड़ गई। तो एक तो मोबाइल जो है ना अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मोबाइल का टाइम जो है ना 9 बजे तक है, 10 बजे तक है, इसके बाद में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एक नई रिसर्च आई है, नई थेरेपी है, उसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। यानी डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? स्क्रीन टाइम पर्पसफुली आप कम करना शुरू कर। आज यानी मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटे है तो मैं आधा घंटा कम कर दूंगा, फिर उसके बाद 3 घंटे पे ले आऊँगा, 2.5 घंटे पे ले आऊँगा, और कब कहाँ कितना यूज़ करना है वो भी मैं फिर प्रायोरिटाइज करूँगा। सोने के टाइम सोना, खाने के टाइम खाना, और फैमिली का टाइम फैमिली टाइम, उसमें फिर मोबाइल नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम स्पेशली रात में अगर हम कम कर लेते हैं तो और आप बेड की तरफ जाते हैं और वहाँ बिल्कुल डार्क हो, अंधेरा हो,
तो थोड़ा सा आपकी नींद में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है। उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज कर लें या वॉक कर लें, ऑटोमेटिकली ब्रेन में जो स्लीपिंग हार्मोन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं वॉक से या एक्सरसाइज से। तो रात में सुबह वाली एक्सरसाइज तो हम सुना हुआ है कि सुबह उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल उठना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन उसके साथ साथ अच्छी नींद के लिए रात को अगर आप आधा घंटा अपने आप को दे लें नींद सोने से पहले, बिल्कुल, तो उससे आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हम अक्सर मेडिसिन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ना जी, कि नींद की गोलियां वगैरह ले रहे होते हैं, तो और खुद ले रहे होते हैं सेल्फ उस मेडिकेशन। पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें नींद की, अब तो खैर मेडिकल वाले आपको देते भी नहीं नींद की टेबलेट्स वगैरह, जी। तो नॉर्मली लोग तो खुद ही शुरू कर देते हैं और फिर 1 टैबलेट 2 टैबलेट और फिर वो ग्रेजुअली एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस पर भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने जो भी ख़ास तौर पे स्लीपिंग टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना लिया करें। जी, इससे सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डायग्नोसिस जो है ना वो लोग बहुत कर रहे हैं, ये भी बहुत केसेस आते हैं। आपको कोई इशू हो रहा है, फ़ौरन मोबाइल पे चले गए और मोबाइल ने आपको, ज़्यादातर चैट जीपीटी पे चले गए, उसने आपको सारी प्लान करके दे दी। जी जी बिल्कुल। तो कभी कभी तो दिल करता है, हमने इतनी स्टडी की, हम फिल कर लिया, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये ना ही करते फिर मोबाइल ही ले लेते हैं। मोबाइल ही ले लेते हैं इतनी मेहनत करने का फायदा। तो उसका इस्तेमाल किसी हद तक तो सही है, बट ये कि उसको होलसेल डिपेंड नहीं करना चाहिए। होलसेल बिल्कुल डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, नींद ना आने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, उनकी डिफरेंट रेमेडीज होती हैं। आपको नहीं पता आपकी नींद ना आने का रीज़न क्या है, क्या ये बायोलॉजिकल रीज़न है या साइकोलॉजिकल है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करने की नीड होती है। अगर तो बायोलॉजिकल है तो फिर उसका क्या इलाज है, वो आप डेफिनेटली कंसल्टेंट के पास जब तक नहीं जाएंगे, जी बिल्कुल, वो आपका टाइप ऑफ प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं करेगा, आप नहीं ले सकते। तो आप ये जो सेल्फ मेडिकेशन है फिर आपको एडिक्शन की तरफ लेके चली जाती है। तो फिर जब तक आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, जब तक मेडिसिन नहीं खाएंगे, स्लीपिंग पिल नहीं लेंगे, तो आपको नींद नहीं आती। तो आप वहाँ पे फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन स्लीपिंग पिल्स। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें विद जो भी रेलेवेंट प्रोफेशनल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, किसी एक को आप जो है फॉलो करें एंड देन फिर डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं फर्दर कि आपने क्या करना है, फर्दर क्या करना। जी बिल्कुल, आपने बड़ी डिटेल में बताया। और अब हम चलते हैं म्यूज़िक की तरफ, और मैं चाहूँगा कि हमारे मशहूर व मारूफ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब सैयद काशिफ अली से कि वो आएँ और हमें आज पूछते हैं उनसे कि क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ जी, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। जी बिल्कुल, और हर जगह हल्की हल्की बारिशें स्टार्ट हैं, तो एक मैडम नूरजहां का गाना है, वो हम आपको सुनाते हैं बगैर जी म्यूजिक। बिल्कुल। आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो हो जब बहती नदिया शोर करे हो, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, याद आए याद आए याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो 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 जब आए पंछी
शाम ढले हो जब आए पंछी शाम ढले मेरे दिल में तेरी याद चले मेरे दिल में तेरी याद चले कोई गाए हाँ कोई गाए अनोखे तराने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो आए मौसम आए मौसम आए मौसम आए मौसम। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जो कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, और मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। हमेशा हम मस्बत सोच के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर हम देखते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शो के ज़रिए लोगों के अंदर एक मस्बत सोच लेकर आएँ, और जब आपकी मस्बत सोच होती है तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होती है, एंजाइटी भी कम होती है, आपका स्ट्रेस भी कम होता है, और जब आपको मस्बत सिग्नल मिलना शुरू हो रहते हैं तो फिर आप आगे बढ़ रहे होते हैं और कामयाबी की तरफ रवां दवा होते हैं। हमें हमारी एक और मौजूद गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ कराते चलते हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर एस्टर सोहेल, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह एक डॉक्टर भी हैं, साथ साथ मैं उन लोगों को ज़्यादा इनकरेज करता हूँ जो लोगों को आगे एम्पावर भी कर रहे होते हैं। तो आप ट्रेनिंग भी दे रही होती हैं, तो आप खुद तो अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं, लेकिन साथ साथ आप हमारी ख़वातीन की और भी लोगों की जो है ज़िंदगी बदल रही हैं। तो ये एक नोबल कॉज जॉब होती है, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, ना कि बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी बदलते हैं, और वो लोग काबिल फ़ख्र भी होते हैं, काबिल इज़्ज़त भी होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी बताइएगा कि आप जो एस्थेटिक क्लिनिक चला रही हैं, तो इसमें आपको क्या बचपन से ही एक पैशन था, आपको मतलब क्या पेरेंट्स ने कहा? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपनी जर्नी बताइए। एक्चुअल में मुझे बचपन से ही इस चीज़ का शौक़ था। ब्यूटी की तरफ मैं हर तरफ रहती थी कि ये कर लूँ वो कर लूँ। कभी बालों को देखती हूँ, अच्छा। स्किन को देखती थी, खुद की डाइट पे रहती थी, हर वक्त वेट ना ज़्यादा हो जाए, स्किन अच्छी रहे मेरी। तो बट खैर से घर वालों को ये चीज़ें थोड़ी वो नहीं था कि ब्यूटिशियन की तरफ नहीं जाना, आप चलो मेडिकल की तरफ चले जाओ। और फिर मैं गायनी में चली गई। गायनी से कुछ टाइम किया, उसके बाद शादी हो गई। शादी में फिर जो है वो कुछ टाइम ब्रेक आ गया शादी के बाद। जब मैंने दोबारा शादी के बाद 7 to 8 ईयर के बाद मैंने दोबारा जॉब शुरू की अपनी गायनी की, तो मुझे थोड़ा सा क्रेज़ होने लग गया। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे एस्थेटिक के क्लिनिक में ले गई कि आप जो है ना यहाँ पे ओपीडी किया करो, साथ में आया करो हमारे। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता गायनी को छोड़ के रहा, अभी भी रिलेट है, लेकिन फिर भी मैं टोटली अपने आप को मैंने एस्थेटिक की तरफ मुश्किल नहीं होता कि अपनी एक फील्ड को छोड़कर, क्योंकि ये एक डिसीजन पावर होता है। मैं कहता हूँ कि हमारे अक्सर लोगों में ना डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती है, और जो लोग डिसीजन लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप गायनी से जो है वो एस्थेटिक की तरफ आ गए। एक्चुअल में ना मुझे एस्थेटिक में मज़ा आने लगा। मज़ा इस तरह आने लगा कि मुझे अच्छा लगने लगा कि जब मैं लोगों को देख रही हूँ, यार मेरे हाथों जो चीज़ मैं चाह रही थी ना वो हो, लोगों की स्किन अच्छी हो रही है, वो बाल अच्छे कर रही हूँ, हाइड्रा फेशियल दे रही हूँ, लेज़र दे रही हूँ, खुद लोगों को रेकमेंड पकड़ पकड़ के कर रही होती थी। रिश्तेदारों में से किसी को भी पकड़ के ले जाना, खुद के आ जाओ मैं एस्थेटिक क्लिनिक लेके चलती हूँ, तो उन पे अपनी जो प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी। खैर पेशेंट्स भी हमारे माशाल्लाह से मेरा शुरू से अच्छा, एक आप जब शौक से काम करती हो तो मेरे डॉक्टर जो भी जिनके साथ मैं असिस्ट भी करवाती थी खड़े होकर, वो सब कहते थे कि लगता नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम मशीन्स चला रही हो, या हाइड्रा है, लेज़र है, कैविटेशन है। तो मतलब बहुत हैप्पी थी मेरे काम से। ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी गायनी में थी, और जो ओटी का मेरा था बहुत ज़्यादा वो था, और इन चीज़ों में स्पेशली जो है ना स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जिस तरह मैं काम खड़े होकर करती थी ना, कोई और वहाँ नहीं करता था। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैं आहिस्ता 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 इस फील्ड में अपने आप को लेके आने लगे। फिर मैं सबको, अभी भी सबको जहाँ किसी को देखती हूँ बोलती हूँ आप आएँ,
करें, सीखें, इन चीज़ों को सीखें। मैं खुद भी ट्रेनिंग भी देती हूँ अदर्स डॉक्टर्स के पास भी जाके, अदर्स क्लिनिक में भी जाके, मेरे अपने क्लिनिक में भी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, और जब लड़कियाँ सीखती हैं मैं सबसे पहले उनको ये कहती हूँ कि छोड़ना नहीं है आपने, कि मतलब आप मुझसे सर्टिफिकेट लेके चली जाओ और उसके बाद घर बैठ जाओ, उसके बाद कहो जी बस ठीक है हमने सर्टिफिकेट ले लिया, आपने करना है। पहले तो जॉब्स करो ताकि अदर्स क्लिनिक्स और अदर सैलून्स पे जाके आपका एक्सपीरियंस हो। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने क्लिनिक की तरफ आओ, आप अपने सेटअप्स की तरफ आओ, चाहे छोटे से स्टार्ट करो। मैंने भी एक बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया था। मतलब थोड़ा सा मैं डर भी रही थी यार, मैं अकेली मशीनें लेके खड़ी हो जाऊंगी, बट किया। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ख्वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतना बड़ा डिसीजन ले और फिर अपना ऑन बिजनेस, बहुत मुश्किल है। मैंने कर तो लिया, और आज भी मैं कहती हूँ यार मैं वो जॉब पे ठीक थी जहाँ मैं चुप करके जाके बैग रख देती थी, मुझे कोई फिक्र नहीं होती थी कि मैंने क्या लाना है क्या नहीं लाना। अब तो हर वक्त सर में ना घंटियाँ बजती रहती हैं, आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है, पेशेंट भी बुक होने हैं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ न्यू होता है मेरे लिए डेली। तो बहुत कम ख्वातीन होती हैं जो इस तरह मैनेज करती हैं, बड़ा अच्छा डिटेल में होता है। तो आप कितने साल से क्लिनिक कर रही हैं ये? मैं 2012 से 12 से अराउंड 14 इयर्स स्टैटिक में हूँ, बट मैंने जो अपना क्लिनिक किया सॉरी, मैंने जो अपना क्लिनिक किया 2018 से किया जी। तो तब से अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना क्लिनिक है, फेज 2 में मैं। आपके बाद दोबारा आते हैं, बात करते हैं, चलते हैं किश्वर उरूज की तरफ। किश्वर, आपका ताल्लुक अदब से है, और जो लोग अदब से जुड़े हुए होते हैं मैंने देखा कि बड़े सॉफ्ट होते हैं, प्यारे होते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं। बहुत कम लोग, शायद मेरी नज़र में कैसा हो कि वो किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जिनका अदब से ताल्लुक होता है वो अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अदब पे आप बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में जो शायर होते हैं वो बहुत हसास होते हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही। और उनकी शायरी में यही बातें झलक रही होती हैं, उनके ख्यालात, उनके एहसासात। और शायरी जो होती है एक किसी भी शायर की, वो अक्कासी होती है उसकी ज़िंदगी की, उसके ऊपर गुजरने वाले हालात की। इसलिए वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि दूसरों के लिए भी वैसे ही एहसास रखते हैं। रहा अदब का मामला, तो अदबी मंजरनामा मैं बहुत पुराना तो नहीं बता सकती, जो शायर हमारे गुजर चुके हैं या जो बहुत सीनियर हैं वो सब अच्छे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अदब में भी ग्रुपिंग बहुत है। और अच्छा, ग्रुपिंग तो देखिए हर जगह होती है, आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। अगर आप उन पर रिलाई करना शुरू करते हैं तो फिर आपको जो है वो फील्ड छोड़ना पड़ जाती है। तो बेहतर है कि आप ग्रुपिंग के अंदर रहते हुए अपनी जगह आपने बनानी होती है। देखिए किसी भी फील्ड को ले लें, वहाँ से अदब का मामला अलग है। अदब को कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखों का एक दायरा है और बहुत सॉफ्ट यहाँ पे लोग पाए जाते हैं और बहुत एहसास रखने वाले। लेकिन जिस तरीके के हालात अदब में चल रहे हैं, बहुत खुल के बोल रही हैं, जो मेरे लिए मसाइल भी कर सकते हैं, लेकिन शायद मुझे बोलने का मौका मिला है और मैं बोलना भी चाहती हूँ कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अदब के मंजरनामे को देख के बहुत दुख होता है। मैं बहुत कुछ सोच के यहाँ आई थी, लेकिन किया भी, मैंने बहुत काम किया अदब के लिए। कराची में किया, कराची से बाहर किया। कराची से बाहर मुझे बहुत प्रोटोकॉल मिला, पूरे पंजाब में मुझे बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत मान देते हैं। बस अपने शहर के लोग नहीं समझते। यहाँ बहुत हसद है, ख़वातीन स्पेशली, लाइफ शो जा रहा है, ख़वातीन बर्दाश्त नहीं करती, स्पेशली उनको नहीं बर्दाश्त करती जो काम कर रही। जबकि मैंने इतनी मोहब्बतें, इतना खुलूस, इतना एहतराम दिया है, उसके बावजूद दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद हम खड़े। जी देखिए, वैसे अगर मैं एक जनरल बात करूं तो हमारे यहाँ नेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखिए हर शख्स बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर बात करें जनरल तो ज्यादातर हमारी सोसाइटी में, अच्छा उस सोसाइटी में सुधार कौन लेकर आएगा? हम और आप ही लेकर आएंगे। हमने एक पॉजिटिविटी की बात करनी है, हमने एक बस बात करनी है, ताकि उन लोगों को मजबूर करें कि जो बुरा सोचते हैं तो यकीनन फिर उनके साथ भी बुरा होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। तो कोशिश करें कि आप, अच्छा वक्ती तौर पे आपको उसमें बड़ी कामयाबी मिलती है, बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि सामने वाले को आपने नीचा दिखा दिया है या उसको आपने बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, वो लॉन्ग रन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको अंदर से बड़ी एक तस्कीन मिल रही होती है, सुकून मिल रहा होता है। तो जी असल में देखिए, ये तो सीधी सी बात है ना, आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो
आप हसद करें, आप जेलसी करें, आप हमारे काम से करें, आप हमसे आगे जाना चाहें, आप ये सोचें कि आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, आप ये क्यों चाहते हैं कि आप हमें रोकें, आप हमारे प्रोग्राम ख़राब करें, आप हमारे लोगों को रोकें, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए ना, जी, बिल्कुल नहीं होना मतलब कि चाहिए। बुरा नहीं सोचना जी, चाहिए। जी। आप बेशक कंपटीशन करें, आप आपका हक है, आप मुकाबला कर सकते हैं, बेहतर करने की कोशिश करें ताकि अदब में बेहतरी भी आए, अदब में ऐसे लोग भी आए कि वो हमसे बेहतर हों। तो मुकाबला करें, हसद का ना करें। लेकिन इस जगह पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि आपने कभी भी जो है ना वो सरेंडर नहीं होना है, आपने कभी भी हार नहीं माननी है। Exactly. और आपने जुस्तजू, कोशिश, मेहनत जो है वो कंटिन्यू करनी है और फिर कामयाबी आपको मिलती है। ये मेरा ईमान है बेशक, कि बेशक। आप कभी भी किसी के आगे ना सरेंडर ना करें और कभी भी आपने डिसाइड नहीं होना। ये मेरी एक छोटी सी आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जी कोई भी आपको डिफाइन नहीं कर सकता। सेल्फ वर्थ जो आपको पता है वो किसी और को नहीं पता होगी। तो आपने फर्स्ट तो ये है कि आपने काम अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करना है, हम लोगों के लिए भी कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा बात ये कि हेल्दी कंपटीशन नहीं है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसा ही है। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। हमारे कल्चर है, उस पर मैं कुछ लिख भी रहा हूँ, होपफुली इंशाल्लाह क्या बात है। आएगा, बुक की फॉर्म में भी आएगा, रिसर्च की फॉर्म में भी आएगा। एक मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, ये उसमें ये सारी जो मैडम ने बातें की हैं वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं हमारे कल्चर में, और उसको फिर मैंने स्टडी किया, रिसर्च गैप मिला। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नीड है इस तरह की चीज़ों की, क्योंकि ये इफेक्ट करती हैं, स्ट्रेस आता है, परेशानी आती है। आपके जो कॉम्पिटेंट कोलीग्स होते हैं या न्यूली जो हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो पहले से जो सीनियरिटी, एज और जो ऑर्गेनाइजेशनल रैंक्स हैं उनकी बेसिस पे आप इवैल्यूएट करते हैं। अगर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, एक जूनियर है वो कॉम्पिटेंट है, नॉलेज है, स्किल है उसके पास, कॉन्फिडेंस भी है, सही है, लेकिन एक जो सीनियर है उसके पास वो उतना नॉलेज, स्किल, एजुकेशन नहीं है, तो वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा, जेलसी जूनियर को नहीं आने देंगे, वो आगे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, फिर वो उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, उसका क्रेडिट विद होल्ड कर जी लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस किताब लिख रहे हैं जो भी है, Hopefully, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप कोई दिल से कुछ काम कर रहे हो तो आपको उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं चाहूँगा कुछ आशार आप जो हैं वो इरशाद फरमाएं। शेर देखें कि मैं तो बस खामोश हूँ लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। मैं तो बस खामोश हूँ लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आँख में आने वाले आंसू तेरा नाम बताते हैं। क्या बात है। मैं तो बस खामोश हूँ लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आँख में आने वाले आंसू तेरा नाम बताते हैं। और वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, वो गुड़िया छोड़ आई हूँ, वो आंगन छोड़ आई हूँ, मैं अपनी माँ के पहलू में वो बचपन छोड़ आई हूँ। और ये गज़ल के चंद अशार जी बिल्कुल। कि झांक के अपने ही अंदर नहीं देखा जाता, झांक के अपने ही अंदर नहीं देखा जाता, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता। और जिसके हाथों में कभी फूल हुआ करते थे, जिसके हाथों में कभी फूल हुआ करते थे, उसके हाथों में ये खंजर नहीं देखा जाता। और शेर देखें कि तुमको करनी है मोहब्बत तो कहीं और करो, तुमको करनी है मोहब्बत तो कहीं और करो, प्यासी आंखों से ये मंजर नहीं देखा जाता। और शेर काबिल गौर है कि आज मौका भी है, बारिश भी है, मंजर भी हसीन, आज मौका भी है, बारिश भी है, मंजर भी हसीन, ऐसे मौसम में तो दफ्तर नहीं देखा जाता। क्या बात है, क्या बात है। आज मौका भी है, बारिश भी है, मंजर भी हसीन, ऐसे मौसम में तो दफ्तर नहीं देखा जाता। और हालात के मुताबिक इसका मतलब है कि बेटियां यूं ही निकलती नहीं किश्वर बाहर, बेटियां यूं ही निकलती नहीं किश्वर बाहर,
घर में बैठा हुआ शौहर नहीं देखा जाता। आपकी समाप्तों का शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। और यकीनन आपकी शायरी से जी बिल्कुल, और पता चलता है घर में बैठा हुआ शौहर तो बर्दाश्त नहीं होता किसी को। और शायर कितना एहसास होता है, तो यहाँ से आपकी शायरी से भी पता चलता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर एस्टर सोहेल की तरफ। ये बताइए, आजकल एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट है तो कितने किस्म की हैं और आम लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं? ख़ास तौर पे फीमेल के साथ साथ जेंट्स भी मतलब इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? थोड़ा सा मैं चाहूँगा सभी अब तो करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, इसको सबने आजकल बहुत आम भी कर दिया है और हो भी गया है। जाहिर सी बात, अब सबको नॉलेज है, हर कोई अपने अपने डॉक्टर के पास जाके अपने स्किन एनालाइज करवाता है और फिर कोई 4-5 जगहों से देखते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, या कोई डॉक्टर को देखते हैं, कुछ चार्जेस देखते हैं, कुछ क्लिनिक्स देखते हैं, तो फिर हर कोई करवा रहा है। आजकल हर कोई करवा रहा है, मतलब मेल हैं, फीमेल हैं, शीमेल्स हैं, सब करवा रहे हैं। और जो हमारा नॉर्मल जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, और करवाना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्रीमें लगा के पिगमेंटेशन आ जाती है स्टीरॉइड्स लगा के, बेहतर ये है कि आप एक ट्रीटमेंट करवा लें मंथ में, लेकिन आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं, बजाय कि वो आजकल वो स्टीरॉइड्स क्रीम्स आई हुई हैं, लोग इतना लगाते हैं और उसके बाद सारा मिलाजमा, पिगमेंटेशन, पोर्स ओपन, स्कार्स, तो फिर उनको ट्रीट करना जो है ना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। फिर उसके लिए कोई 8-10 ट्रीटमेंट के सेशंस लेने पड़ते हैं, देन जाके कहीं स्किन थोड़ी सी लगता है कि अब बेहतर है। तो मैं सबको ये कहती हूँ, बेहतर है ना करवाएं, ना लगाएं क्रीम। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, आप ऐसी क्रीम्स भी ना लगाएं जिससे स्किन, जाहिर सी बात है उसमें स्टीरॉइड होता है, वो आपकी स्किन को ऐसा ऐसा पील करता जाता है। तो डे 1, 2, 3 तो हमें स्किन अच्छी लगती है, उसके बाद क्योंकि हमने सीरम्स नहीं यूज़ करने होते, हमने सनब्लॉक उनके बाद यूज़ नहीं करना होता, तो लोग करते भी नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। जिन ईयर्स में ये वाली क्रीम्स चली है ना, उन दिनों में ये वाली अवेयरनेस नहीं थी कि अगर आप स्टीरॉइड क्रीम्स लगाएं तो उसके बाद सनब्लॉक लगाएं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी? जी वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है। आप बताइए आपका नाम क्या और कहाँ से आप बात कर रही हैं? हेलो जी, आपका नाम और कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। जी, अब आवाज आ रही है सर। कैसे आप? ठीक है जी, माशाल्लाह से आपका शोज देख रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह से बहुत अच्छे शोज आप कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं, आज मैडम को आपने बुलाया, डॉक्टर साहिबा को। मेरे सर इनसे 2 सवाल आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी बिल्कुल, अपना नाम भी बताइएगा। जी सर, मैं आयरा बात कर रही हूँ, कराची। जी जी ये मेरे मैडम से 2 सवाल आते हैं। एक तो ये सर, मैंने ये पूछना है कि अगर किसी की बहुत ज्यादा सेंसिटिव और ड्राई स्किन हो तो उसको मतलब क्या अपनी स्किन रूटीन, स्किन का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? मगर लोशन वगैरह तो हम लगा लेते हैं और फिर भी सेंसिटिविटी और ड्राइनेस खत्म नहीं हो रही। और दूसरा? जी, दूसरा मेरा ये सवाल है सर, वो क्या कहते हैं, अगर ये जो HbA1c है, अगर वो हम टेस्ट करवाते 3 महीने का जो शुगर लेवल्स होते हैं, अगर उसमें सर 7.09% मतलब ये लेवल्स आए और क्या कहते हैं 65 एज हो, तो उसमें ये जो ग्लूकोफेज लेनी चाहिए वो 500 mg की बेहतर होती है या 250 mg की? जी ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया। जी डॉक्टर, इसमें जो इनका पहला क्वेश्चन एक तो सेंसिटिव स्किन हो, ड्राई हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इनको मैं ये बोलूँगी कि आपके नियर कोई भी अच्छा डॉक्टर है, आप पहले तो अपनी स्किन जाके उनसे एनालाइज करवाएं कि सेंसिटिव क्यों हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम कुछ चीज़ें घर में भी यूज़ करते हैं, कुछ खाने में यूज़ करते हैं जिनकी वजह से सेंसिटिव हो चुकी है। और अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप एक तो सनब्लॉक यूज़ करें और जो है आप HA सीरम जो है, हाइलुरोनिक सीरम है, सिर्फ वो यूज़ करें। बाकी आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी आपके नियर है, कहीं पे भी आप जाके एनालाइज करवाएं। उसके बाद कोई भी आपको फर्दर वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन देते हैं तो आप वो यूज़ करें। लेकिन हाइलुरोनिक सीरम और सनब्लॉक, ये 2 चीज़ें आप ये कभी भी ना छोड़ें। मतलब ये समझें कि ये आफ्टर 30 या आफ्टर जो जैसे एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें हाइलुरोनिक सीरम हमें बहुत ज़रूरी है, सबको ही लगाना, मेल है फीमेल है, तो उसमें सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है और आपके स्किन को आपके जो नरिशमेंट है वो भी मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर बिल्कुल। एक चीज़ और है कि कराची में अक्सर हमने देखा कि लोगों का जो विटामिन डी है वो बहुत कम होता है, कैल्शियम की कमी होती है, B12 की कमी होती है। तो कुछ टेस्ट भी रेकमेंड कर सकते हैं ताकि जब डॉक्टर के पास जाएं तो कुछ बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो करवा के जाएं। इसीलिए इनको ये देखना चाह रही हूँ कि ये अगर जाहिर सी बात है हम टीवी पे इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकते, हो सकता है क्या मसला हो, मैं यहाँ कुछ भी बोल दूँगी वो बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला था तो हमने ये कर लिया। तो मैं ज़्यादातर टीवी पे बताती नहीं हूँ। बेहतर है कि आपको विजिट बेहतर कर है लें। कि आप विजिट कर लें। आप मेरे पास आना चाहते हैं, आपके नियर कोई डॉक्टर है, आप उनके पास जाके विजिट कर लें और अपने टेस्ट करवा लें। मे बी आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, आप उसकी वजह से भी स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसमें स्पेशली पानी का स्पेशली पानी का तो इनटेक अप करें। अगर उससे भी स्किन आपकी जो है HbA1c का वो पूछ रहे हैं, मे बी उनको शुगर हो तो वो पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा करें, विटामिन सी का इनटेक ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन सी तो वैसे भी इम्यून बूस्ट है, तो विटामिन सी तो लेना ही चाहिए। और डाइट का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है इस पे। डाइट का इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से हमारे कॉलर को जवाब दिया है। आप चलते हैं काशिफ की तरफ और चाहते हैं कि उनसे भी हम गाना सुने, क्योंकि माहौल आपने किशोर आपने जो है अपने जो अशार आपने हमें सुनाए हैं तो हसासियत का पता चलता है और वाकई जो शायर होते हैं वो हसास होते हैं और तो उनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और वैसे भी हमें सबको जो है एक मस्बत सोच के साथ जो है सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। जी काशिफ, मैं चाहूँगा कि आप हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं? एक मेहंदी हसन खान साहब की गाना है जो गज़ल के तरह है। क्या बात है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल का उर्मा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। थैंक यू। खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत आवाज़। थैंक यू काशिफ। चलते हैं इनाम उर रहमान साहब की तरफ। जब इंसान मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, उस वक्त आपकी क्वालिटी होती है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जब वो मुश्किलात में हो, परेशानी में हो, तो अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मुश्किल हालात तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आते रहते हैं, एक बार नहीं बार बार आएंगे। पहले तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, हमने हिस्सा नहीं बनाया था। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान की होती। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हमें जो मुश्किल हालात होते हैं, परेशानी होती है ना, वही कुछ सिखा रहे होते हैं हमें। जी, हम अगर अपनी अपनी प्लानिंग को एनालाइज करें अभी बैठ के ड्यूरिंग शो, तो सब अच्छा ही होगा। हमने कोई स्पेस रखी नहीं हुई। जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो उनको पार्ट ऑफ लाइफ समझना चाहिए। मैं बीमार भी हो सकता हूँ, जॉब भी जा सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। सिचुएशन आ गई है, पहले तो उस सिचुएशन में फ़ौरन रिएक्ट नहीं देना, थोड़ा सा पॉज लें, रिलैक्स रहें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को टाइम दें। होता क्या है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ी सी आपका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स देना कम कर देता है। आपका जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो रीजनिंग पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है, वो उस तरह वर्क नहीं कर रहा होता। तो आपने जब टाइम देंगे, थोड़ा सा अपने आप को
बॉडी रिलैक्स होगी तो वो जो लॉजिकल पार्ट है वो प्रॉपर वर्किंग में आएगा। उस टाइम आप प्लानिंग करें। इस पर हदीस भी है कि आप जो है ना किसी भी इमोशनल स्टेट में कोई फ़ैसला ना लें, चाहे वो खुशी की स्टेट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, चाहे बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, तो उसमें फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, पॉज लें। दूसरा ये है कि रियलिटी एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने कहा। तीसरा ये है कि अपनी एनालाइज करें, प्रॉब्लम आया क्यों, रीज़न पे जाएं, रीज़न आइडेंटिफाई करें, फिर देखें मेरे पास हल क्या है, उसका सोल्यूशन ढूंढें आप। सोल्यूशन ढूंढें मेरे पास हैं या मुझे प्लानिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये होगा थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद आप जो है वो थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस की तरफ भी जाएं। अपने थॉट्स को भी आप ऑब्जर्व करें, मैं कहाँ पे नेगेटिव हो रहा हूँ और नेगेटिव थॉट्स को मैनेज कैसे करना है। तो उसके लिए आप कंसल्ट करना होगा प्रॉपर कंसल्टेंट से। साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेनली जो टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी कहते हैं, उनसे बात करें, कंसल्ट करें कि लाइफ में ये इशू आ गया। तो ये अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो होपफुली आप प्रॉब्लम चैलेंज से भी ओवरकम करेंगे और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देके जाएगा। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देंगे, डिले करेंगे, तो वो उसी प्रॉब्लम को आप पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये चैलेंज ने लाइफ में चेंज लेके आया है, मुझे एक न्यू जो है वो एक्सपीरियंस दिया है। लेकिन फ़ौरन रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, उसके साथ चांसेस हैं कि दूसरा एक और प्रॉब्लम बढ़ जाए। जी, आपने बड़ा अच्छा डिटेल में बताया कि असल में मैंने एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एटॉमिक हैबिट कि इंसान को सबसे मुश्किल काम तब होता है जब वो अपनी आदत को चेंज करता है, बदलता है। कि यानी कि अगर आपने कोई बुरी आदत है उसको आपने छोड़ना है, या आप कोई नशा करते हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट पीते हैं या कोई भी आप एडिक्टेड हैं, तो उसको छोड़ना जो है एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको छोड़ने का फैसला कर लें तो असल में लोगों को ना प्रोसेस नहीं पता होता, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आज ही मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही ये छोड़ जाएगा। नहीं होगा। पहले तो ये सोचना ही बंद कर देना कि आज जो छोड़ना चाह रहा हो भी जाता है कुछ केसेस में, बट ग्रेजुअली अगर हम जाएं तो, लेकिन अगर ग्रेजुअली जाएं तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जो मैंने 4-5 स्टेप बताए हैं। पहले तो अपने आप को जो है वो रिलैक्स करें, एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करें, डिफरेंट जर्नलिंग हो सकती है। आपने डीप ब्रीथिंग की बात की, तो मैं जब शो शुरू कर रहा होता हूँ तो एक प्रेशर तो होता है ना कि बिल्कुल वो मसल थोड़े से टेंस हो जाते हैं, तो फिर मैं भी एक डीप ब्रीथ लेके फिर स्टार्ट करता हूँ, तो बड़ा रिलैक्स होता है और बड़ा अच्छे तरीके से प्रोग्राम को लेके बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है ना। आप जब डीप ब्रीथिंग करते हैं मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब एंजाइटी भी आपकी जो है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह जब आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपकी टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर कर रहा होता है। उससे आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है, नींद अच्छी हो जाती है। वजह यही है कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है, तो मसल जो है ना बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जी, आपने सही कहा। डॉक्टर इस्टर, मैं आपकी तरफ चलूँगा कि एस्थेटिक जो ट्रीटमेंट है, नॉर्मली हमारे नाजरीन के जहनों में एक चीज़ है कि ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, तो क्या एक आम आदमी एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवा सकता है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं बोलूँगी कि आज के दौर में जो है ना, अब लोग करवा रहे भी हैं, करवा सकते हैं तो करवा रहे हैं, और सभी करवा रहे हैं। और उसके लिए एक बजट रखना चाहिए, बजट रखना चाहिए, अपने लिए रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम बीमार होते हैं तो तब डॉक्टर के पास जाते हैं और अचानक जाते हैं तो फिर आपको ज्यादा चीजें करनी पड़ती हैं। आपको जब हल्का सा बुखार हो, आप 2 पैनाडोल घर पे ले लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना, तो ये भी एक हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक ट्रीटमेंट है। स्किन बजाय के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, आप हल्के हल्के से स्टार्ट हो जाए। अभी हम जैसे मतलब मेरे स्किन पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जाहिर सी बात है फीमेल होती रहती हैं, स्किन ख़राब भी हो जाती है, मेकअप भी होता है, आना जाना भी लगा रहता है, बाज़ दफ़ा सनब्लॉक लगाना भूल जाती हूँ मैं भी, तो बहुत सारी स्किन ख़राब हो जाती है। लेकिन ये है कि हमारे 1-2 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि मैं सबको कहती हूँ पहले से ही करवाना शुरू कर दें। मंथ में 1 बार करवाएं, 2 बार करवाएं, 3 बार करवाएं, लेकिन करवाएं लाजमी। ये आपकी स्किन को जो है ना हेल्दी रखेंगे। वो प्रोसीजर है PRP, प्लेटलेट रिच ऑफ प्लाज्मा।
तो जब हम अपने ब्लड के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं अपनी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन रिजुवनेट होती है, तो उसमें मिलाजमा को भी वो हील कर रही होती है, आपका जो पोर्स है, स्कार्स है, एजिंग जो वो है उसको भी रोक रही होती है। तो मैं सबको ये कहती हूँ कि जो आपका आफ्टर 20 टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर 20 आप ये प्रोसीजर जो है ना बालों के लिए और स्किन के लिए स्टार्ट करवा दें, ताकि बजाय कि जब आपका बहुत ज़्यादा एजिंग आ जाए, बहुत ज़्यादा आपका पिगमेंटेशन या स्कार्स बन जाए, तब आप स्टार्ट करवाएं, फिर हमें उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर कॉम्बो प्रोसीजर करने पड़ते हैं, केमिकल पील कर लिया, फिलर्स कर दिए, उसमें थोड़ा सा बोटॉक्स कर दिया, उसको पीआरपी के सेशंस दे दिए, देन जाके कहीं स्कार्स फिल होते हैं। हमारी बच्चियां हैं उनको एक्नी हो जाती है, वो उसको पिंच कर रहे होते हैं जी। या जो पिन होता है सैलून्स में यूज होता है उसके साथ स्कार बनता है। तो मैं सबको ये कहती हूँ आप उसको पिंच ना करें, ना उसको आप किसी पिन के साथ कुछ करें, आप उसको ट्रीट करवाएं। आप केमिकल पील करवाएंगे, वो केमिकल पील से बर्न हो जाएगा, स्कार बनेगा ही नहीं। उसके बाद आप अपना कोई ना कोई छोटा मोटा और ट्रीटमेंट ले लें, हाइड्रा ले लें, उसके साथ स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। जब स्किन एक्सफोलिएट हो गई, डेड लेयर उतर गई, तो ऑब्वियसली आपका जो मार्क है वो भी एक्नी का मार्क है वो भी नहीं रहता। तो बेहतर है कि पहले से अगर छोटा स्टार्ट करवा दें, और आजकल तो सब इतने रीजनेबल पैकेजेस हो गए हैं, सब ने कर दिए हैं, तो करवाना चाहिए भी और लोग करवा भी रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम शुरू में बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ग्रेजुअली होता ही है कि जब आप बीमार होना शुरू होते हैं तो वो सारा पैसा आपका जो है वो आपकी हेल्थ पे जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ बेहतर नहीं होती जा रहा होता है। एक्चुअल में मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने कहा ना मुझे शौक है, और मेरा जो काम है मतलब मैं जब एक कैविटेशन, आईब्रोज, पीआरपीज, हाइड्रा करने हम लोग बैठते थे घंटों के हिसाब से एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो मेरा अपना वेट जो है ना स्पेशली लोअर बॉडी पे बहुत ज्यादा हो गया था, अभी भी है, बट मैंने स्लिमिंग उसमें क्या होने लगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग गया, जिसमें मेरा बीपी भी शूट होने लग गया, मतलब 160 180 से नीचे आ ही नहीं रहा था। मैंने फिर डॉक्टर ने वॉक बोला, वॉक का कोई टाइम नहीं है मेरे पास, तो वाकई कोई टाइम ही नहीं है। सुबह से उठ के स्टार्ट होता है मेरा घर, किचन और क्लिनिक, अपॉइंटमेंट्स फ़ोन पे साथ साथ देख रही होती हूँ, फिर कहीं ना कहीं जाना आना भी होता है, कोई क्लास के लिए, कोई ट्रीटमेंट्स के लिए, अदर्स मेरी डॉक्टर दोस्तें हैं उनके क्लिनिक्स में भी मैं अपॉइंटमेंट्स पे भी जाती हूँ। तो ये मेरे साथ चल रहा होता है कि मेरे पास वॉक के लिए तो कोई टाइम नहीं है। मतलब मुझे यहाँ मेरा अगर वो है, मेरी सिटिंग है और दूसरे रूम में मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मुझे सेशंस करने हैं, तो मैं घंटों के हिसाब से बैठती हूँ। मैंने स्लिमिंग ड्रिप्स लगाना शुरू की अपने, और बिलीव मी उसके साथ मुझे जो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डायबिटीज़ की तरफ भी चली जाऊंगी, लेकिन थैंक गॉड वो भी कवर हो गया। मेरा जो बीपी का प्रॉब्लम था वो भी कवर हो गया, जाहिर सी बात है मेरा फैट थोड़ा कम हुआ, उसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ और बिल्कुल बीपी भी मेरा सही हो गया। कभी कभी हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मैंने जैसे 12 ड्रिप्स लगाई तो उसमें 8 kg मैंने कम किया। अब दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि मैं दोबारा से वेट लॉस की तरफ जाऊं। जाहिर सी बात है सबको रेकमेंड कर रहे होते हैं, तो अपना ख्याल रखना पहले ही पड़ता है, बट मेरा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब मैं अपने किसी चीज़ की तरफ आती हूँ तो मतलब कंटिन्यूसली कर रही होती हूँ। जी आपने बड़ा अच्छा, एक सेशन मेरा खत्म हो जाए ना, मतलब ना करूँ तो फिर बस आज करती हूँ, कल करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसान अगर कोशिश करे और उस पर अमल करे तो वो सारे प्रॉब्लम्स पर काबू पा सकता है। बिल्कुल आपने पॉजिटिव वे में रह के करना चाहिए। जी बिल्कुल आपने स्पेशली पॉजिटिव वे की, ये तो हमारी थीम है, हमारा मतलब एक स्लोगन भी है कि पॉजिटिव चीजों में कहीं पे भी जीने नहीं देंगे। इनकी वो बात स्टूडेंट्स वाली, सॉरी टू कट यू, कि हमें लोग आगे नहीं बढ़, आप अपनी जगह पे खड़े रहें, हमें कोई नहीं बढ़ने देगा, हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगी। बिल्कुल आपने, मेरे अपने स्टूडेंट्स, आज मैं जहाँ जाती हूँ मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठ रहे होते हैं, हमारे कई अवार्ड्स वगैरह होते हैं, अभी भी आने वाले हैं, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और मैं उनको आगे आगे इनकरेज कर रही होती हूँ कि नहीं भाई आप जाएं, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग भी आगे बढ़े। तो वो लास्ट भी स्टेज पे मेरी एक स्टूडेंट है, वो बहुत मुझे वो करती है, तो उसने कहा कि मैं जो भी हूँ मैडम की वजह से, तो मैंने कहा नहीं आप जो भी हो अपनी मेहनत की वजह से, मैंने सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, चलते हैं किश्वर की तरफ। मैं चाहूंगा कुछ अशार और आप हमें सुनाएं। अच्छा, मेरी बड़ी मशहूर गज़ल है, बहुत पसंद की जाती है, इसकी रदीफ बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल इरशाद। कि ये आंखों ही आंखों में क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है।
ये आंखों ही आंखों में क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है, निशाना किसी का खता हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। और वो चोरी की लाके गज़ल पढ़ रही है, कहीं से चुरा के उसे क्या कहूँ मैं। वो चोरी की लाके गज़ल पढ़ रही है, कहीं से चुरा के उसे क्या कहूँ मैं। किसी का यहाँ पर भला हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। और शेर देखें कि मोहब्बत की बातें, मोहब्बत के किस्से पुराने हुए हैं, ज़माने हुए हैं। मोहब्बत की बातें, मोहब्बत के किस्से पुराने हुए हैं, ज़माने हुए हैं। यहाँ सबको सबसे गिला हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। क्या बात है। और शेर देखिए कि मुझे आके देखो, मेरे पास बैठो, तुम्हें मैं बताऊं, ये मंजर दिखाऊं। मुझे आके देखो, मेरे पास बैठो, तुम्हें मैं बताऊं, ये मंजर दिखाऊं। मोहब्बत का पंछी रिहा हो रहा है, मोहब्बत का पंछी रिहा हो रहा है। तुम्हें क्या कुछ बात पता है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। मोहब्बत का पंछी रिहा हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। और मेरे सामने इस तरह से ना आओ, तुम्हें आखिरी बार मैं कह रही हूँ। मेरे सामने इस तरह से ना आओ, तुम्हें आखिरी बार मैं कह रही हूँ। यूं आना तेरा एक सजा हो रहा है, क्या बात है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। यूं आना तेरा एक सजा हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है, मुझे सब पता है। क्या बात है, क्या मुझे बात सब है। पता है। अब सबको तो पता हो जी गया। बिल्कुल, हमें भी पता चल गया। जी, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मेरा नाम सुमेरा वहाँ से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा बेटा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें तो हमें आवाज बड़ी क्लियर आएगी आपकी। एक मिनट, वॉल्यूम बंद। जी। मेरा बेटा है अब्दुल्ला, जी जी, नाम है। उसकी एज 18। अच्छा, उसके ना चेहरे पे काफी उसने अपनी स्किन में उसने मेडिसिन दी थी, उसकी हो गई। इवन के बालों होंठ भी ड्राई होना शुरू हो गए। उसके लिए क्या करे कि दाने घर का हो या कोई ऐसी बता जो वो लगाए तो उसकी स्किन। और दूसरा ये इंजेक्शन लगाते हैं लोग, ये कितने हद सक्सेसफुल हैं, बट कितने हद तक वो सक्सेस लगवाने चाहिए या नहीं, या इनके कुछ साइड है या नहीं, तो ये बता दें जरा। जी बिल्कुल। एक तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, अब आई डोंट नो कि आप किस डॉक्टर के पास गई थी। एक तो हमें ये देखना होगा कि जिसकी वजह से उनको रिएक्शन हो गया, और एक वो इंजेक्शन जो लगाते हैं, तो उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। इंजेक्शन किस चीज के लगवाए? क्योंकि आवाज कट रही थी, मुझे समझ नहीं आई, मैंने सुनना तो चाहा। कि गोरा होने के लिए, जैसे नॉर्मली आजकल लोगों को होता है। ओके जी। तो ग्लूटाथियोन जो है वर्क करती है। अगर कोई साइड इफेक्ट बता दें? कोई साइड इफेक्ट तो बहुत सारे हैं। साइड इफेक्ट तो आप पैनाडोल खाएंगे उसके भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें हर चीज के लिए हमें हाइड्रेशन चाहिए। हाइड्रेशन इस तरह मिलेगी, आप पानी का इंटेक, विटामिन सी का इंटेक बहुत ज्यादा करेंगे। आप अगर इंजेक्शन, उनको इंजेक्शन से एलर्जी हुई है क्या? नहीं, मेडिसिन से हुई थी, और इंजेक्शन का पूछ रही है कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव। ग्लूटाथियोन, पहले तो मैं इसके पॉजिटिव वो बताती हूँ। ग्लूटाथियोन जाहिर सी बात है इम्यून बूस्ट करता है, इसमें विटामिन सी है। ग्लूटाथियोन हमारे मेलानिन को कम करता है और ये इफेक्टिव है अगर इसको रेगुलर लगवाया जाए। और अगर जैसे हमारे पास बाज़ लोग आते हैं कि 2 सेशन लिए, 3 सेशन लिए और उसके बाद स्टॉप कर दिया, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस तरह नहीं होता। मतलब हमारी पूरी बॉडी में जहाँ मेलानिन होगा उसको लाइटर टू लाइटर करता जाएगा हर सेशन के बाद।
ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रिप लगे और उसमें हम कहें कि हम गोरे चिट्टे और वाइट हो जाए, तो ये नहीं होता। तो इसके कितने सेशंस होते हैं नॉर्मली? अगर हम नॉर्मली अगर देखा जाए लाइक जैसे हमारा कलर है तो इस पे तो 14 to 16 सेशंस होते हैं। उसके बाद मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, हर चीज मेंटेनेंस। और सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है नॉर्मली? वीकली आपको जाना होगा, वीकली और 10 डेज, एंड देन फिर ग्रेजुअली टाइम बढ़ सकता है। बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। 10 डेज के बाद भी हम पहले टेस्ट करवा लेते हैं LFTs वगैरह, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि 10 डेज में लगेंगे, 15 डेज में लगेंगे या वीकली इनको नीड है। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल आप कर सकते हैं, AI इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको डॉक्टर्स का पता चल जाए कि उसकी रेटिंग देख लें कि कितना क्वालिफाइड डॉक्टर है और उनका रिव्यू चेक कर लें, तो फिर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। तो बेहतर ये है कि देखें ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि पता चला आपने कोई एड देख लिया और आप उसके पास पहुंच गए, उसने आपको मेडिसिन दे दी, उसका रिएक्शन हो गया। तो कोशिश करें कि आप एक सर्चिंग करें और अपने लेफ्ट राइट से मालूमात करें कि कौन सा जो है स्किन का बेहतर डॉक्टर है, उसके पास जाएं, तो आई होप के फिर बेहतर हो जाएगा। चलते हैं मैसेज की तरफ। भी बहुत ज्यादा है ना इन चीजों में, रिस्क क्योंकि आपकी स्किन का मामला है, हेल्थ का मामला है, हेल्थ का है। आपको ड्रिप्स लग रही हैं, आपके बाय वेन जो वाइटनिंग ड्रिप है बाय वेन लग रही है, आपको पता होना चाहिए कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। मैं पूछती हूँ कि मतलब आपको ग्लूटा मतलब कौन सा वाला लगा है आपको ग्लूटा, क्योंकि इसमें ब्रांड्स आ गई हैं, बहुत सारी ही ब्रांड्स आ गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में क्योंकि टाइम बड़ा महदूद है हमारे पास, अक्सर हमारे गेस्ट हमें कहते हैं कि 2 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत टाइम होगा, लेकिन 2 घंटे का वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। तो मैं चाहूंगा लास्ट में हमारे नाजरीन को अगर आप कोई हेल्थ के हवाले से कोई टिप देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, खुश रहें और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें और खुद भी खुश रहें और सबको खुश रखें, फिर ब्यूटी खुद ब खुद आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जी किशोर उरूज, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को तो? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैंने बहुत सारे टीवी शोज अटेंड किए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज, आपका जो रवैया है वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और सबसे पहले मैं ख़वातीन के लिए कहूँगी कि ख़वातीन के हवाले से मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ रोज़े निस्वा के नाम से। तो जो भी ख़वातीन इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं तो आपके तवस्सुत से मुझसे रब्ता कायम कर सकती हैं। और एक और बात, एक कॉलर है हमारे साथ। जी एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइएगा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं और अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। जी मैं चाहूंगा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले तो आपकी आवाज हमें आएगी। जी आप आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, जी फरमाइए। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा गला खराब रहता है बहुत ज्यादा ना, तो रेशा वगैरह भी बहुत होता है मुझे, तो इसका मैडम बैठी है उनसे कोई वो बता दें कोई मेडिसिन वगैरह। जी कुछ गला खराब रहता है, खराश है, तो कोई ऐसी चीज बताएं जिससे इनका गला सही रहे। गला एक तो ठंडा पानी और जी बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड वाटर वगैरह अवॉइड करें, आइस वगैरह अवॉइड करें, और लीक वार्म वाटर जो है ना, मतलब नीम गर्म पानी आप लिया करें, और इससे आप सलाइन वाटर लेकर जो है ना गार्गल्स किया करें। अर्ली मॉर्निंग जब आप वेकअप हो तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हल्के नीम गर्म पानी में डाल के उससे गरारे करें, इससे आपका गला बेहतर होगा। दूसरा ये कि जुशांदे का इस्तेमाल करें, उसमें लेकोराइस होता है यानी कि मुलेठी होता है, जो कि आपके गले को बहुत मतलब के लिए बहुत अच्छा है। और रेशा जो बनता है, बलगम बन रहा है, तो आप चावल और दही का इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ताकि आपका ये चेस्ट कंजेशन और बलगम जो है ये कंट्रोल हो जाए। जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और लास्ट में मैं चाहूँगा कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाज़रीन को? लास्ट में देखें, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई पॉजिटिविटी पे, मैं हमेशा इसमें जो है मैसेज ये देती हूँ, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। ये लॉ ऑफ नेचर है, अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपको रिवॉर्ड भी जो है वो अच्छा मिलता है। और आपने पॉजिटिविटी अपनी सोच के ज़रिए से स्प्रेड करनी है, अपनी राइटिंग के ज़रिए से, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से। जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट हैं उनके साथ आप पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया था ना कि जंक फूड का कल्चर, देखें जंक फूड सिर्फ आपकी फिजिक को नहीं स्पॉइल करता, ये थॉट भी स्पॉइल करता है। तो इसी वजह से जेलसी के फैक्टर और नेगेटिविटी बढ़ रही है। जी डॉक्टर इनाम जी, मेरा ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि अपने लिए टाइम निकालें,
प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उसमें टॉप पे ख़ुद को रखें, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसको कैटेगराइज कर लें। तो टॉप पे अगर आप हैं तो आप सारे अपने लाइफ में गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ ही नहीं अच्छी तो आप अल्टीमेटली आपके बाकी गोल्स भी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने नाज़रीन को। और अगर मैं अपने शो को सम अप करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि अगर बांटना है तो मोहब्बत बांटिए, एहतराम बांटिए, इखलाक बांटिए और इंसानियत की खिदमत पर फोकस कीजिए, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक नोबल कॉज जॉब है। तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आए, नेगेटिविटी को ख़त्म करें और आप अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। लास्ट में मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और यकीनन मुझे और हमारे नाजरीन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में मैं चाहूँगा कि काशिफ आएँ और हमें इस शो को जो है सम अप करें और कोई अच्छा सा गाना सुनाएं हमें। जी नहीं वुमेन्स पावर के ऊपर मैंने कुछ लिखा है। आज सुबह मैं आया जब 9 बजे तो कुछ लिख रहा था और कॉम्पोजिशन भी बना ली बैठ के। क्या बात थोड़ा है, सा आपको सुना। ये आपकी क्वालिटी है। हम है औरत, हम है ताकत, हमसे रोशन हर इकरा, माँ की ममता, बेटी की हिम्मत, हमसे दुनिया की हर चाह। चलते जाए बढ़ते जाए अज़म हमारी है पहचान, हमसे कायम घर की रौनक, हमसे रोशन पाकिस्तान। माँ की गोद मोहब्बत का सबसे प्यारा आंगन है, उसकी दुआओं के साए में हर मुश्किल आसान है, उसके कदमों की खुशबू से जन्नत का एहसास मिले। माँ की इज्जत, माँ की खिदमत, जीने का हर राज मिले। हमसे इज्जत, हमसे अजमत, हमसे कौम की है ये शान, हम है औरत, हम है ताकत, हमसे है पाकिस्तान। उठो बहनों आगे बढ़ो, इल्म का परचम थाम लो, हिम्मत मेहनत सच्चाई से अपना हर एक काम करो। हिम्मत खिदमत अज़म हमारा दुनिया को पैगाम यही, अमन मोहब्बत इल्म की शम्मा रोशन रखना काम यही। हम है औरत, हम है ताकत, ये दुनिया पहचान करे, हमसे रोशन आज भी और कल हमारा पाकिस्तान रहे। थैंक यू।